उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लेते हैं एक्शन, उसी अंदाज में काम कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह। योगी भी मुस्कुरा रहे हैं। YouTube पर क्यों छाए नेपाल के प्रधानमंत्री, दरअसल योगी के स्टाइल में किया है दो काम, मोदी की राह पर भी चल रहे हैं। नेपाल के लिए उनके पास क्या है, दो तगड़ा प्लान। बालेन्द्र शाह जब से नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ताबड़तोड़ ऐसा एक्शन ले रहे हैं जिसको देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ऐसा तो उत्तर प्रदेश में ही होता था। योगी आदित्यनाथ ऐसा करते थे, लेकिन अब हिंदुत्व की सोच, हिंदुत्ववादी नेता, हिंदू राष्ट्र बनाने की चाह रखने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर एकदम निकल चुके। इतना ही नहीं, अपने नेपाल को महान नेपाल बनाने के लिए मोदी के इरादों की भी सोच रखी जा रही है। क्या कुछ बालेन्द्र शाह के दिमाग में चल रहा है, क्या बड़ा करने वाले हैं, दो बड़े फैसले क्या लिए हैं, कैसे नेपाल के लिए उनके पास आगे का तगड़ा प्लान है जो नेपाल को बदल सकता है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके उस गाने की जो YouTube पर तहलका मचा रहा है। जी हां, 26 मार्च को उनका गाना जय महाकाली रिलीज हुआ तो लोगों को लगा था कि नॉर्मल गाना होगा, मगर ये देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया। इसे अभी तक करीब 54 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि गाने को एक भी डिसलाइक नहीं मिला है, जो अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। गाने में बालेन्द्र शाह का देसी अंदाज, लोगों से मिलना जुलना और हाथ जोड़कर अभिवादन करना दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ये गाना इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, मगर इसी बीच उनके काम की चर्चा भी तेज हो रही है। उनको लोग दूसरा योगी बता रहे हैं। दरअसल बालेन्द्र शाह ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अवैध कब्जों और गड़बड़ियों पर सीधा एक्शन शुरू किया। काठमांडू में जहां जहां अवैध निर्माण थे वहां बुलडोजर चलाया गया, बिना किसी बड़े छोटे का फर्क किए कार्रवाई हुई। यही वजह है कि लोग कहने लगे ये बिल्कुल योगी मॉडल जैसा है। अब बात करते हैं उन दो बड़े फैसलों की जिनकी वजह से बालेन्द्र शाह सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला फैसला है छात्र राजनीति पर बैन। सीधा आदेश दिया कि स्कूल और कॉलेज अब राजनीति के अड्डे नहीं बनेंगे। कोई भी राजनीतिक दल अपने छात्र संगठन वहां नहीं चला पाएगा। इसका मकसद साफ है, पढ़ाई का माहौल साफ रखना और बच्चों को राजनीति के दबाव से दूर रखना। अब दूसरा बड़ा फैसला है शिक्षा सिस्टम को बदलना। कक्षा 5 तक की पारंपरिक परीक्षा को खत्म कर दिया गया। छोटे बच्चों पर जो पढ़ाई का दबाव था उसे कम करने की कोशिश की गई है। साथ ही जिन स्कूलों के नाम विदेशी थे उन्हें बदलकर नेपाली संस्कृति से जोड़ दिया गया है। यानी एक तरफ से पढ़ाई को आसान किया गया, तनाव मुक्त बनाया गया, तो दूसरी तरफ देश की पहचान को मजबूत करने की स्ट्रेटजी है। अब सवाल आता है कि इसमें मोदी का स्टाइल कहां दिखता है। तो देखिए, बालेन्द्र शाह सिर्फ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 100 पॉइंट्स का प्लान तैयार किया है, जिसमें भ्रष्टाचार खत्म करने से लेकर डिजिटल सिस्टम मजबूत करने तक की बातें शामिल हैं। जैसे भारत में डिजिटल इंडिया पर जोर दिया गया, वैसे ही नेपाल में भी सरकारी कामकाज को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके अलावा युवाओं को सरकार में जगह देना भी एक बड़ा कदम है। बालेन्द्र खुद युवा हैं और चाहते हैं कि फैसले लेने में नई सोच वाले लोग शामिल हों। यही वजह है कि उनकी टीम में युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिल रही है। देखिए, अगर जो फैसले वो ले रहे हैं अगर जमीन पर सही तरीके से लागू होते हैं तो इसका असर जरूर दिखेगा। अवैध कब्जे हटेंगे तो शहर बेहतर होगा, शिक्षा सिस्टम सुधरेगा तो नई पीढ़ी मजबूत होगी, और अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी तो निवेश भी बढ़ेगा। यानी सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों को मिलेगा। सबसे खास बात, बालेन्द्र शाह की छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि फैसले लेकर उन्हें लागू भी करता है। क्या लगता है, बालेन्द्र नेपाल के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो पाएंगे? अपनी राय जरूर बताइएगा।